नमस्कार। आज अपन भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के ऊपर चर्चा करेंगे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत ने कैसी विदेश नीति अपनाई और उस विदेश नीति अपनाने के पीछे क्या प्रभाव रहे, क्या तर्क रहे, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि 1947 से पहले तक भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। ब्रिटिश भारत कहलाता था। भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार होने के कारण विदेश संबंध कौन से देश से कैसे रखे जाएंगे, किस प्रकार के रखे जाएंगे, ये सारा निर्णय ब्रिटिश सरकार करती थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति घोषित की और ये घोषणा की कि भारत वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। और उस समय की जो विश्व राजनीति में दो गुट, पूरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो गुटों में साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट बने हुए थे, उन गुटों से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगी। साथ ही विश्व में कहीं पर भी यदि कोई पराधीन देश है तो उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का भारतीय विदेश नीति समर्थन करेगी। अब अपन देखते हैं सबसे पहले भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य। यदि अपन संविधान में देखें तो संविधान का जो भाग नीति निर्देशक तत्वों वाला है उसके अनुच्छेद 51 में हमें भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 51 में जो प्रमुख बातें कही गई है वो है भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भारत राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद होगा उनको पंच फैसलों द्वारा निपटाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। यानी संविधान का अनुच्छेद 51 हमारी विदेश नीति की घोषणा करता है कि भारत अपने वैदेशिक संबंधों का संचालन, परराष्ट्र संबंधों का संचालन या अन्य देशों से द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो संबंध है उनका संचालन किस तरीके से करेगा। देखिए, भारत शुरू से ही शांति और अहिंसा का समर्थक रहा। किसी भी विवाद को द्विपक्षीय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का समर्थक रहा है। उस समय 1947 में भारतीय विदेश नीति के जो उद्देश्य थे वो अपन और भी देख सकते हैं। जैसे भारत सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने को अलग रखेगा। यानी विश्व राजनीति में उस समय 1945, जैसा कि अपन जानते हैं कि 1945 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, विश्व दो गुटों में बंट गया था, तो उन गुटों ने अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो सैनिक गुटबंद बनाए थे, जैसे पूंजीवादी गुट ने नाटो का निर्माण किया था, साम्यवादी गुट ने वारसा नामक एक सैनिक संगठन बनाया था। तो भारत इन सैनिक गुटों से और दूसरे इन राष्ट्रों के साथ सैनिक समझौतों से अपने को क्या रखेगा, अलग रखेगा। भारत विश्व में उपनिवेशवाद का, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह न उपनिवेशवाद है, चाहे एक देश द्वारा दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है या आर्थिक रूप से सहायता देकर उसको अपने अधीन ले रखा है, उपनिवेशवाद के हर रूप का भारत विरोध करेगा। प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना का भारत विरोध करेगा। किसी भी देश द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण किया जाता है तो भारत इसका हमेशा विरोध करेगा। इसके अलावा देखिए, हर देश का अपना राष्ट्रीय हित उसकी विदेश नीति का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। तो भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समर्थन विकसित करेगा। एक और भारतीय विदेश नीति में उस समय जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करेगा। यानी अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत अपने संबंध हमेशा मजबूत और सहयोग और मैत्री पर आधारित करने की कोशिश करेगा। अब अपन देखते हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्व। देखिए, कोई भी किसी भी देश की विदेश नीति हो, वहाँ की परिस्थितियाँ, उसकी संस्कृति, उसके पुरातन विचार, उनका प्रभाव पड़ता है।
साथ ही वहाँ की भौगोलिक स्थिति का भी उस देश की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। तो यही कुछ तत्व थे जिन्होंने भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित किया। सबसे पहले जो सर्वप्रथम तत्व है वो है भौगोलिक तत्व। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। यानी कोई भी देश किस प्रकार की विदेश नीति अपनाता है, ये उसका भूगोल, उसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो तय करता है। भारत के संदर्भ में यदि अपन देखें तो ये बात एकदम सही थी कि भारत की जो उत्तरी सीमा है, उत्तर दिशा है, वहाँ पर साम्यवादी गुट के देश सोवियत संघ और चीन निवास कर रहे थे। दूसरी ओर यदि अपन देखें तो भारत की एक लंबी समुद्री सीमा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों तरफ, तो उसके लिए भी खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए भारत ने विश्व राजनीति के जो उस समय के दो गुट थे, उन दोनों ही गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। देखिए, यदि भारत पश्चिमी गुट में शामिल हो जाता तो साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए खतरा उत्पन्न करते, और यदि भारत साम्यवादी गुट में शामिल हो जाता तो पश्चिमी राष्ट्रों से, खास तौर से जो ब्रिटेन उस समय था नौसैनिक शक्ति में समृद्ध वो था, तो उससे किसी प्रकार की सहायता मिलने के आसार भारत को एकदम ख़त्म हो जाते। तो इसीलिए भारत ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। दूसरा अपन देखते हैं गुटबंदियाँ, कि उस समय जो गुटबंदियाँ थी, गुटबंदियाँ जैसा अभी अपन चर्चा कर ही रहे हैं कि साम्यवादी और पूंजीवादी गुट विचारधारा के आधार पर बने हुए थे, और दोनों ही गुटों का उद्देश्य था अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना, विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में इस विचारधारा का प्रसार करना। और साम्यवादी चाहते हैं साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू हो, पूंजीवादी चाहते थे पूंजीवादी शासन व्यवस्था लागू हो। लेकिन भारत ने इन दोनों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था 1947 में ही, और भारत नहीं चाहता था कि वह फिर किसी गुट में शामिल होकर अपनी जो जैसे उसने स्वतंत्रता पाई है, उस स्वतंत्र विदेश नीति का क्या कर दे, परित्याग कर दे। क्योंकि गुट में शामिल होने का अर्थ था उस गुट के आदर्शों, उस गुट के निर्देशों और उस गुट के जितने भी बातें हैं उनका पालन करना, और ये भारत नहीं चाहता था। तीसरा देखिए, भारत की विदेश नीति पर विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ा। भारत की संस्कृति में या पुरातन भारत से पहले 1947 से पहले के जितने भी महापुरुष थे, उनकी जो भी विचारधाराएं थी उसका प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अपन देखते हैं कि गांधीवादी विचारधारा जो शांति और अहिंसा पर आधारित है, ये भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव देखने को मिलता है। अहिंसा का अपन देखें तो भारत कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता। यदि दो देशों के बीच में विवाद है तो उनको शांति से सुलझाने का भारत हमेशा समर्थक रहा है। इसलिए भारतीय विदेश नीति पर शांति और अहिंसा विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा बुद्ध, अशोक और अकबर और शिवाजी ने जो सहिष्णुता की, धर्मनिरपेक्षता की जो भावना रखी थी, जनता के सामने विचारधारा दी थी, उसका भी भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर और एम.एन. रॉय के जो मानवतावादी विचार है जिसमें मनुष्य प्रमुख है, ये इन विचारों का प्रभाव भी अपन भारतीय विदेश नीति पर देख सकते हैं। अगला अपन यदि देखें तो वह है सैनिक तत्व। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था, नहीं तो सेना के पास आधुनिक किसी प्रकार के कोई उपकरण थे, किसी प्रकार का कोई सैन्य साजो सामान नहीं था कि भारतीय सेना को आधुनिक बनाया जा सके। इसलिए भारत चाहता था कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाई रखी जाए, ताकि भारत को इस संबंध में सैनिक सहायता उनसे मिल सके और वो अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण कर सके। अगला अपन देखते हैं राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित हर देश की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है, क्योंकि विदेश नीति या वैदेशिक संबंधों के संचालन का प्रमुख उद्देश्य ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। तो भारत ने भी अपने विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता दी,
देश की अखंडता और सुरक्षा की बात हो या फिर खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास, इन प्रत्येक राष्ट्रीय हितों में भारत ने अपनी विदेश नीति में प्रमुख स्थान दिया। अपन इसीलिए देखते हैं कि अपनी अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अलग से एक गुट बनाना, जो गुट निरपेक्षता नामक था, कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है बल्कि हम स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे और विश्व में जहाँ कहीं भी अन्याय होगा, उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, इसका हम कट्टर विरोध करेंगे। ये भारतीय विदेश नीति में था। अगला बिंदु अपन देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। उस समय देखिए नेहरू जी प्रधानमंत्री बने भारत के प्रथम। उनका जो व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व में जो प्रमुख बातें थी, उनका प्रभाव भी भारतीय विदेश नीति पर पड़ा, क्योंकि वो उस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं विदेश मंत्री भी थे और उनके जो व्यक्तित्व चरित्र था उसका प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर देखने को मिलता है। वह साम्राज्यवाद के विरोधी थे, उपनिवेशवाद के विरोधी थे। इसीलिए भारतीय विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 1945 में जैसे ही यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूएनओ में भारत उसका एक संस्थापक सदस्य था और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रत्येक सम्मेलन में ये बात दृढ़ता से रखी थी कि विश्व में कहीं पर भी यदि उपनिवेशवाद है तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। और भारत की ही ये देन थी या भारत का ये प्रयास था कि 1960 में अफ्रीका के कई सारे राष्ट्र एक साथ क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए। नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे, तो इस विचार का प्रभाव भी अपन भारतीय विदेश नीति में देख सकते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने दोनों गुटों से अलग रहते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को क्या दी, प्राथमिकता, क्योंकि उस समय तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार किसी भी गुट में शामिल होने का अर्थ था कि भारत की विदेश नीति परतंत्र में बदलना या भारतीय विदेश नीति पर दूसरे गुट का क्या हो जाना, अधिकार हो जाना। इसलिए नेहरू जी का ये मानना था कि हमें राष्ट्रीय हित प्रमुख रखने हैं और उन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दोनों गुटों में शामिल नहीं होना है। इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को प्राथमिकता दी। तो इस प्रकार ये भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं जिनसे भारतीय विदेश नीति का निर्माण हुआ और 1947 के बाद एक नई विदेश नीति की शुरुआत हुई। धन्यवाद।